देखा कि जो टेंस के भाग होते हैं उन भागों में एक भाग हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित वर्तमान काल। पहचान, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में जो हमारे वाक्य दे रहते हैं उस वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, यदि यह लगा रहे तो उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानते हैं। जैसे वह पढ़ता है, मोहन लिखता है, तो इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि जो पढ़ना क्रिया है, जो लिखना क्रिया है, इसके अंत में ता है, ती है। और आप लोगों को तो वह लाइन याद ही हो गई कि है हो हूँ को प्रेजेंट समझो, था थे थी को पास्ट, गा गे गी को फ्यूचर समझो, लो बच्चों तुम टेंस पहचान। तो उसी कड़ी में यदि अंत में ता है तो है का मतलब प्रेजेंट, ता जो है प्रेजेंट का सूचक हमारा दिख रहा है तो ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम कैसे करते हैं? तो किसी भी टेंस का, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो किसी भी टेंस की बात कर रहा हूँ। किसी भी टेंस का अनुवाद करने के लिए यह जानना बहुत ही आवश्यक होता है कि दिया गया वाक्य किस रूप में है, अर्थात सेंटेंस के रूप के अनुरूप, जो अनुरूप ही अनुवाद करने के नियम होते हैं, जो इस प्रकार हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस हम अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकृतात्मक वाक्य। अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि दिया गया वाक्य अफर्मेटिव है? तो दिए गए वाक्य को सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या वाक्य में नहीं है, क्या प्रश्नवाचक है। यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द न हो, नहीं शब्द न हो, तो वह वाक्य हमारा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम लोग कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। और इस स्वीकारात्मक वाक्य का अनुवाद करने का जो नियम होता है वह सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, यानी कर्ता। दिए गए वाक्य में सबसे पहले कर्ता लिखा जाता है। नंबर 2 पर लिखते हैं मेन वर्ब, मुख्य क्रिया का पहला रूप। तीसरा होता है ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, यानी कर्म धन इत्यादि। अब प्रश्न उठता है कि कर्ता यदि एक वचन में हो तो मुख्य क्रिया को एक वचन बनाने हेतु उसमें यस, ईएस, वीएस, आईएस नियमानुसार लगाते हैं। और यदि कर्ता हमारा बहुवचन में हो तो उसमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि जितनी भी हमारी क्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी क्रियाएं बहुवचन में होती हैं, उनका एक वचन बनाना पड़ता है। क्योंकि कर्ता हमारा एक वचन है तो क्रिया भी तो नियमानुसार एक वचन की होनी चाहिए। यदि कर्ता हमारा बहुवचन है तो नियमानुसार कर्ता भी हमारा बहुवचन का होना चाहिए। क्रिया और कर्ता का जो संबंध है वह जो हमेशा रखना का संबंध होता है। यह तो रहा अनुवाद करने का नियम। अब प्रश्न उठता है कि जो दिए गए हमारे वाक्य हैं, हम उन वाक्यों में कैसे ये जानेंगे कि कर्ता कौन है, क्रिया क्या है, कर्म क्या है। तो अनुवाद करने से पहले हमें वाक्य में कर्ता, क्रिया, कर्म को पहचानना अति आवश्यक है। इसके लिए कहते हैं वाक्य में कर्ता और कर्म की पहचान करना के लिए हम कहते हैं कि यदि दिए गए वाक्य में कौन, दिए गए वाक्य में यदि हम कौन या किसने लगाकर प्रश्न किया जाए तो जो उत्तर हमें प्राप्त होता है वही हमारा कर्ता होता है। जैसे वह किताब पढ़ता है। अब इस वह किताब पढ़ता है, इस वाक्य में यदि हम प्रश्न करें कौन पढ़ता है या किताब कौन पढ़ता है तो हमें प्रश्न उत्तर मिलता है वह किताब पढ़ता है, कि वह हमारा क्या हो गया, कर्ता हो गया। इसी प्रकार से मोहन फल तोड़ता है, मोहन फल तोड़ता है। इसमें यदि हम प्रश्न करें कि मोहन फल तोड़ता है, कौन तोड़ता है, तो उत्तर होगा हमारा फल, मोहन। गलत चीज, इसमें होगा मोहन। कर्ता कौन प्रश्न करिए, कौन तोड़ता है, मोहन तोड़ता है, तो मोहन हमारा क्या हो गया, कर्ता हो गया। इसी प्रकार से यदि दिए गए वाक्य में क्या या किसको लगाकर यदि हम प्रश्न करें, क्या या किसको लगा के यदि हम प्रश्न करेंगे तो जो उत्तर हमें मिलेगा वही हमारा क्या होगा, कर्म होगा।
कर्म, कर्म की पहचान करना है तो पूरे वाक्य में हम क्या या किसको लगा प्रश्न कर देंगे। जैसे मोहन क्या तोड़ता है? फल। फल तोड़ता है, तो ये फल हमारा क्या हो गया? कर्म हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। यस सर। वह किताब पढ़ता है, हम प्रश्न करेंगे वह क्या पढ़ता है? किताब। तो किताब हमारा क्या हो गया? कर्म हो गया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो हमारा वाक्य है उसमें कौन या किसने लगाने से जो उत्तर हमें प्राप्त होता है वही हमारा क्या होता है? कौन से, किसने से, कर्ता होता है। क्या से, किसको से जो प्राप्त होता है वो क्या होता है? हमारा कर्म होता है। तो हम लोगों ने क्रिया, कर्ता, कर्म की पहचान करना सीख लिया। अब हम देखते हैं कि दिए गए वाक्य का अनुवाद कैसे करते हैं। उस नियमों का एक बार 1 2 3 जो नियम बताए गए आप लोगों को उनका यूज कैसे करते हैं। अब उसके बाद हम लोगों ने जो देखा, लीजिए एक वाक्य देखते हैं उसका अनुवाद करते हैं। वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता है। अब इसका हमें अनुवाद करना है। तो अनुवाद करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि जो दिया गया वाक्य हमारा है वो किस टेंस का है। तो हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है। यह पढ़ना हमारी क्रिया है, इसके अंत में ता है, ती है। तो ये तो हम जान गए कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब कैसा वाक्य है? क्या इस वाक्य में नहीं है? नो सर। नहीं सर। क्या इस वाक्य में क्या है? नो सर। नहीं है। क्या इस वाक्य में कब है? नो सर। नहीं है। यदि कब, कहाँ, कैसे, नहीं शब्द न हो तो वह वाक्य होता है हमारा अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए जो सबसे पहला नियम हमारा होता है हम लिखते हैं कर्ता। सबसे पहले लिखते हैं कर्ता। अब इस वाक्य में कर्ता कौन है? कौन पढ़ता है? तो मालूम पड़ा, उत्तर मिला हमें वह पढ़ता है। तो सबसे पहले वह कहेंगे जी क्या होती है? ही हमने लिख दिया। फिर नंबर 2 बता रहे हैं मेन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया का पहला रूप। इसमें मेन वर्ब क्रिया कौन सी है? पढ़ना। कैसे जानेंगे पढ़ना? जिससे किसी काम का करना है होना पाया जाए वही हमारी क्रिया होती है। तो हमारी मुख्य क्रिया हो गई पढ़ना। और पढ़ना के जी क्या होती है? रीड। क्या होती है बच्चों? रीड। अब देखो ध्यान से, यदि कर्ता हमारा एक वचन है तो मुख्य क्रिया का भी एक वचन होनी चाहिए, मुख्य क्रिया का रूप भी एक वचन होना चाहिए। अब यहाँ जो रीड है हमारा है वह बहुवचन में है, क्योंकि जितनी भी क्रियाएं होती हैं बच्चों सारी क्रियाएं बहुवचन में होती हैं और उनका एक वचन बनाना पड़ता है। हमारा कर्ता तो एक वचन है लेकिन क्रिया हमारी क्या है? बहुवचन है। अब इसका एक वचन हमें बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? जैसे हम किसी संज्ञा को एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए उसमें यस, ईयस, वीयस, आईईएस या अन्य नियमों का प्रयोग करते हैं, ठीक वैसे ही अपनी इस क्रिया को बहुवचन से एक वचन बनाने के लिए ठीक उस संज्ञा वाले नियम को उलट देते हैं। क्योंकि जितनी भी संज्ञा होती है वह एक वचन में होती है, उनका हम लोग बहुवचन बनाते हैं। जबकि जितनी भी हमारी क्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी बहुवचन में होती हैं, उनका एक वचन बनाना पड़ता है। तो इस क्रिया का एक वचन बनाने के लिए इसमें हम यस, ईयस, रीयस नियमानुसार जोड़ेंगे तो इसमें हमारा जुड़ जाएगा यस। ही रीड्स। अब तीसरा है ऑब्जेक्ट कर्म, वह क्या पढ़ता है? तो उत्तर मिला हमें पुस्तक। ही रीड्स अ बुक। इस प्रकार से हमारा अनुवाद हो गया कि ही रीड्स ए बुक। दूसरा वाक्य हमारा है वह फूल तोड़ता है, वह फूल तोड़ता है, तोड़ता है। तो इस वाक्य में बच्चों हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कर्ता कौन हमारा है? ही। कौन तोड़ता है? ही, वह यानी ही। तोड़ना की क्या होती है? प्लक। प्लक, PLUC के कर्ता एक वचन, तो इसमें हम क्या लगा देंगे? यस लगा देंगे। ही प्लक्स, क्या तोड़ता है? ही प्लक्स द फ्लावर। फ्लावर, FLOWER। इसी तरह देखते हैं हम बच्चे विद्यालय जाते हैं, बच्चे विद्यालय जाते हैं। वाक्यांत में ता है,
ती है, ते है। अब इनका अनुवाद करना हुआ तो सबसे पहले कौन जाता है? उत्तर बच्चे। मिला बच्चे जाते हैं। तो बच्चे की जो होती है चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन। अब देखो जाना क्रिया मेन वर्ब कि जाना कहेंगे गो। बच्चे हमारे बहुवचन है तो क्रिया भी हमारी बहुवचन हो गई, यानी कर्ता हमारा बहुवचन है, क्रिया भी बहुवचन हो गई, यानी दोनों चीज बराबर चल रही हैं। अब आगे कहाँ जाते हैं बच्चे? चिल्ड्रेन गो टू स्कूल। स्कूल। बच्चों इसमें हमने देखा इसमें हमने यस या यस का प्रयोग नहीं किया, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा? यह बहुवचन था, यह भी बहुवचन हमारा है। तो ऐसे स्टेज में फिर अगला पहले हम लोगों ने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे करते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि नकारात्मक वाक्य का अनुवाद कैसे करेंगे। नकारात्मक वाक्य क्या होता है, इसका अनुवाद कैसे करते हैं। तो यदि दिए गए वाक्य में नहीं शब्द आ जाए तो वह वाक्य हमारा नकारात्मक होता है। तो यदि वाक्य नकारात्मक है तो अनुवाद करते समय हम निम्न विधि का प्रयोग करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं, यानी सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके तुरंत बाद नंबर 2 पर हम हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया डू या डज अपने कर्ता के अनुसार लगाते हैं। यदि कर्ता हमारा एक वचन में है तो हम डज का प्रयोग करते हैं, यदि कर्ता हमारा बहुवचन में होगा तो हम डू का प्रयोग करेंगे। नंबर 3, जो ही हम सहायक क्रिया लिखते हैं उसके तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं, और नॉट के बाद मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखा जाता है। मुख्य क्रिया के बाद हम जो कर्म होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं उनको लिखते हैं, और वाक्य में जो शब्द बचे रहते हैं उनको जो है नियमानुसार लिख देते हैं। इसके लिए विशेष बातें ध्यान रखी जाती हैं। यदि कर्ता हमारा ही, सी, इट या एक वचन हो तो सहायक क्रिया हम डज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डज डज का प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता हमारा बहुवचन हो जैसे कि दे, वी, यू या आई को भी इस टेंस में हम इनके साथ आई के साथ भी सहायक क्रिया के रूप में हम डू का प्रयोग करते हैं। डू के बाद या डज के बाद अपना नॉट लगाते हैं। तत्पश्चात हम इस बात का विशेष ध्यान देते हैं कि ऐसी वाक्य में जो हमारी मुख्य क्रिया आई है, इसके पहले हम बता रहे थे अफर्मेटिव सेंटेंस में कि एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखते हैं और उसमें यस या यस का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम सहायक क्रिया का प्रयोग कर लेते हैं तो ऐसे वाक्यों में मुख्य क्रिया के में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि वाक्य हमारे वाक्य में यदि कभी नहीं शब्द जैसे आया हो तो उसका अनुवाद जो है अफर्मेटिव के नियमानुसार करते हैं, जिसको अभी हम बाद में बताएंगे। फिलहाल पहले इसको देख लेते हैं। जैसे कि वह किताब नहीं पढ़ता है। अब वाक्य देखिए, वह किताब नहीं पढ़ता है, तो किसी भी टेंस का अनुवाद करने से पहले हमें वाक्य को पहचानना पड़ता है कि जो वाक्य दिया गया है वह किस टेंस का है और कैसा सेंटेंस है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि इस वाक्य में तो नहीं शब्द आया है। यदि वाक्य में नहीं शब्द आता है तो यह वाक्य जो हमारा होता है वह निगेटिव सेंटेंस होता है, और निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। क्रमशः एक के बाद एक लिखते चले जाते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इसमें कर्ता कौन है। सब्जेक्ट की बात चल रही है, इसमें कर्ता कौन है? तो कौन पढ़ता है? वह। तो उत्तर मिलता है वह। तो हमने सबसे पहले वह लिख दिया। ही लिख दिया। फिर तो उसके बाद कह रहे हैं सहायक क्रिया लिखिए डू या डज। तो हम देखेंगे कि हमारा जो इसमें कर्ता है वह एक वचन है कि बहुवचन है। तो यहाँ देख रहे हैं कर्ता हुआ जो वह है ही है वह एक वचन में दिया गया है, तो यहाँ पर सहायक क्रिया के रूप में हमने डज का प्रयोग कर दिया। फिर तीसरा बता रहे हैं कि सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाइए, तो इस वाक्य में हमने डज के बाद नॉट लगा लिया। पुनः कह रहे हैं नंबर 4 बताता है कि मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखना है। इसमें मुख्य क्रिया का जो पहला रूप है यहाँ पर है पढ़ना। पढ़ना का अंग्रेजी होती है रीड, और इसमें यस या इसका प्रयोग नहीं करना है। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, तो उत्तर मिलता है किताब, और किताब का अंग्रेजी है तो यह बुक। इस प्रकार से जो हमारा अनुवाद होगा ही डज नॉट रीड ए बुक। इसी प्रकार हम देख रहे हैं तुम लोग फूल नहीं तोड़ते हो। इसका अनुवाद करने के लिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे लोग? कर्ता देखेंगे कौन है? तुम लोग। इसके नीचे क्या होती है? यू। अब सहायक क्रिया तुम लोग बहुवचन है तो सहायक क्या करेंगे हम लोग? डू नॉट। और तोड़ना का नीचे क्या होती है? प्लग। PLUC के प्लग। क्या तोड़ते हैं? फूल। तो यू डू नॉट प्लग द फ्लावर। FL
OWER। अगला देखो, बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं। बच्चे की क्या होती है? चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन डू नॉट करता हमारा बहुवचन है, इसलिए हमने डू लगाया। डू नॉट गो टू स्कूल। स्कूल, SCHOOL। अब हम आगे देखेंगे, इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, यह दो तरह का होता है। प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह का होता है। यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो, जिसका उत्तर हम केवल यस या नो में दे सकते हों, तो उसे हम सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं, जिसे आमतौर की भाषा में ए टाइप के नाम से भी जाना जाता है। इसके अनुवाद की निम्न विधि है। नंबर 1, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो सबसे पहले नंबर 1 पर लिखते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। वह सहायक क्रिया अपने नए कर्ता के अनुसार लिखते हैं। यदि कर्ता एक वचन है तो हम डज का प्रयोग करते हैं, यदि कर्ता हमारा बहुवचन होता है तो हम डू का प्रयोग करते हैं। नंबर 3, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखा जाता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट प्लस जो भी हमारे बच्चे कुछ शब्द होते हैं उनको लिख दिया जाता है, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलते हैं। आइए देखते हैं अनुवाद कैसे करते हैं। क्या वह गांव में रहता है? तो टेंस की पहचान तो हमने कर ही लिया है कि ता है, ती है, ते है। तो अनुवाद करने के लिए सबसे पहले यह इंट्रोगेटिव ए टाइप का वाक्य है, ए टाइप के अनुवाद में सबसे पहले लिखते हैं। तो हमारा हो गया, वह कर्ता हमारा एक वचन है तो हमने सबसे पहले डज लिख दिया, डज। फिर उसके बाद सहायक का कर्ता ही, डज ही। फिर मुख्य क्रिया का पहला रूप, इसे मुख्य क्रिया हमारा है रहना, और रहना की अंग्रेजी होती है लीव, डज ही लीव। कहाँ रहता है? गांव में, इन द विलेज, डज ही लीव इन द विलेज, VILLAGE। अंत में लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। फिर दूसरा वाक्य हमारा है क्या मैं किताब पढ़ता हूँ। तो क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, हमने टेंस की पहचान कर लिया है। हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है, तो अपने कर्ता के अनुसार आई कर्ता हमारा है तो सहायक क्रिया हमने डू लगाया, डू आई। पढ़ना की अंग्रेजी होती है रीड, डू आई रीड। क्या पढ़ता हूँ, तो उत्तर मिला हमारा किताब, डू आई रीड अ बुक। अब हम देखते हैं कि यदि वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ हो रहा है तो सिंगल इंट्रोगेटिव है। यदि वाक्य में बीच में यदि प्रश्न शब्द आते हैं तो हम उसे कहेंगे बी टाइप, यानी डबल इंट्रोगेटिव। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि वाक्य प्रश्न शब्द बीच में आए तो उसे डबल इंट्रोगेटिव नाम दिया जाता है, या उसे डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं, उसे बी टाइप भी कहा जाता है। ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय जो है सबसे पहले जो है हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, यानी प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी। अब ये प्रश्न उठता है कि बी टाइप के वाक्य कैसे होते हैं, तो जो हमारे प्रश्न सूचक शब्द होते हैं वो बीच में आते हैं। व्हाट, व्हाई, व्हेन, यानी कब, कहाँ, कैसे शब्द यदि वाक्य बीच में आए तो उन्हें हम बी टाइप कहते हैं। और ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है, यानी प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी, चाहे वह व्हाट हो, व्हाई हो, चाहे व्हेन हो। उसके तुरंत बाद अपने कर्ता के अनुसार, हमारा कर्ता एक वचन हो तो उसके अनुसार सहायक क्रिया, यदि कर्ता हमारा बहुवचन हो तो उसके अनुसार सहायक क्रिया हम डू या डज का प्रयोग करते हैं, और सहायक क्रिया के बाद तुरंत कर्ता लिखते हैं। कर्ता के बाद नंबर 4 पर हम मुख्य क्रिया का प्रयोग करते हैं और भी पहला रूप लिखते हैं। अंत, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस ETC क्रम इत्यादि लिख करके अंत में क्वेश्चन मार्क को लगाना नहीं भूलते। आइए देखते हैं एक वाक्य कैसे अनुवाद करते हैं। वह गांव में कहाँ रहता है। अब सबसे पहले हमें देखेंगे कि वह वाक्य हमारा कैसा है, ए टाइप का है कि बी टाइप का है, सिंगल इंट्रोगेटिव है अथवा बीच डबल इंट्रोगेटिव है। इस वाक्य में जो कहाँ शब्द है वह बीच में आया है, यानी प्रश्न शब्द यदि बीच में आए तो वह बी टाइप होता है। और इसका अनुवाद करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया। इस वाक्य में कर्ता हमारा वह है तो हमारी सहायक क्रिया क्या होगी, डज। वेयर डज ही, कर्ता, वेयर डज ही। रहना की अंग्रेजी हमारी होती है मुख्य क्रिया लीव, कहाँ रहता है, इन द
विलेज, इन द विलेज, और अंत में लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। फिर दूसरा वाक्य हम देखते हैं, मैं किताब क्यों पढ़ता हूँ। इस वाक्य में क्वेश्चन वर्ड हमारा क्यों है, तो क्यों की अंग्रेजी हमारी होती है वाई, तो हम पहले सबसे पहले वाई लिखते हैं। कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया, कर्ता हमारा मैं है, इसकी सहायक क्रिया होती है, सहायक क्रिया लगते हैं डू। वाई डू आई, पढ़ना क्रिया मुख्य क्रिया रीड, वाई डू आई रीड, क्या पढ़ता हूँ, तो इसमें कर्म के रूप में है किताब, तो वाई डू आई रीड अ बुक, और अंत में लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं कि अब दिए गए टेंस के अनुसार हम लोग इन वाक्यों का अनुवाद करेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा उसके सहारे इसका हम अनुवाद करने का प्रयास करेंगे कि मैं फूल लाता हूँ, वे लोग गांव में नहीं घूमते हैं, बच्चे विद्यालय में कब खेलते हैं, सूर्य पूर्व में क्यों चमकता है, क्या औरतें मंदिर में पूजा करती हैं, वह कभी नहीं हंसता है। तो आज हमारा यहीं पर जो वीडियो समाप्त हो रहा है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसे समझ गए होंगे, और अगला वीडियो मैं आप लोगों को जल्द ही भेजूँगा। नमस्कार।